स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द पीक इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे थे। अभी तक लगभग हम लोगों ने 9 प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर लिए थे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन है कि क्रांतिक अवधि के संप्रत्यय की क्या अवधारणा है। यानी क्रांतिक अवधि के संप्रत्यय की क्या अवधारणा है, हमको ये बताना है। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्रांतिक अवधि होती क्या है। तो जैसे अगर हम बात करें क्रांतिक अवधि की, तो सभी व्यक्तियों के लिए सीखने की एक महत्वपूर्ण सभी व्यक्तियों के लिए सीखने का एक महत्वपूर्ण क्या होता है, ये समय होता है। और इस महत्वपूर्ण समय पर आमतौर पर लगभग ये 2 वर्ष से प्रारंभ हो जाता है। यानी अगर हम बात कर रहे हैं क्रांतिक अवधि की, तो ये एक प्रकार का महत्वपूर्ण समय होता है जो 2 वर्ष से ही क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति इस समय के दौरान सही पर्यावरण प्रोत्साहन नहीं मिलता, यानी किसी भी व्यक्ति को अगर सही समय पर पर्यावरण प्रोत्साहन नहीं मिलता है, तो नए कौशल को सीखने में उसकी जो दक्षता होती है वो कमज़ोर हो जाएगी, जिसके बाद से जीवन में उसके सामाजिक कार्य क्या हो जाएंगे, प्रभावित होंगे। तो अब बात करते हैं ऑप्शन पे। पहला ऑप्शन दिया गया है, विकास के दौरान अपरिवर्तनीय क्षति होती है। अभी हम लोगों ने पढ़ा है, तो उस हिसाब से तो ये एकदम करेक्ट है आंसर। आगे भी ऑप्शन चेक करते हैं। वातावरण का विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अभी हमने देखा है कि क्रांतिक अवधि का मतलब ही होता है आगे चलकर क्या होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं, समस्याएं होती हैं। और यहाँ बोल रहा कोई प्रभाव नहीं होता है, इसलिए ये तो गलत हो जाएगा। आनुवांशिकता का विकास पर बहुत कम प्रभाव होना, ये भी गलत है। और डी ऑप्शन है, पुरस्कारों का विकास के दौर पर नकारात्मक प्रभाव, ये भी गलत है। यानी हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, विकास की नमनीयता में विश्वास रखने वाले सैद्धांतिकारी निम्न में से किस दृष्टिकोण को मानते हैं। यानी विकास की जो नमनीयता है उस पर जो विश्वास रखने वाले जो सिद्धांतकारी हैं वो किस दृष्टिकोण को मानते हैं। तो आप सीटेट का अगर एग्जाम दे रहे हैं, अगर उसमें केवल शब्द आ जाए तो वो हमेशा निगेटिव सेंस देता है। तो मैं देखते ही कह सकता हूँ कि ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा। यानी केवल स्वभाव ही विकास निर्धारित करता है, ये गलत है। अगला ऑप्शन, पालन पोषण विकास को प्रभावित करता है, ठीक है। अगला ऑप्शन, विकास हमेशा निरंतर होता है। अगला क्वेश्चन, विकास हमेशा अनिरंतर होता है। बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा। अब यहां बोल रहे विकास हमेशा निरंतर होता है, हमेशा। अगर हम इसके हिसाब से चलें तो ये भी निगेटिव का काम करेगा। यानी टैग वर्ड के हिसाब से देखें तो सी ऑप्शन भी नहीं होगा। यहां पर देखिए विकास हमेशा अनिरंतर होता है, ये भी गलत है। क्योंकि विकास की जो गति होती है वो एक समान तो होती नहीं है, जिगजैग मोशन में होती है। इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी पालन पोषण विकास को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन, बहुत छोटे बालकों के लिए कौन सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था है। कितनी बार हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। अब यहाँ बोल रहा कि छोटी कक्षा यानी छोटे बालक हैं, तो छोटे बालक के लिए विकास का पहला क्या होगा, सामाजिकरण का प्राथमिक संस्था कौन होगी, परिवार, पास पड़ोस। पहला तो यही होता है। अगर दूसरी कहता तो विद्यालय होता है। तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन नंबर 1 होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर डी होगा। जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रियाओं और विचारों की संगठित प्रणाली को जो व्यक्तियों को उनके जीवन से संबंधित वस्तुओं और घटनाओं को मानसिक रूप से प्रस्तुत करने और सोचने की स्वीकृति देती है, क्या है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि विचारों की संगठित प्रणाली, यानी विचारों को हम क्या कर रहे हैं, अपने माइंड में स्टोर कर रहे हैं। जो व्यक्तियों को उनके जीवन से संबंधित
वस्तुओं और घटनाओं की मानसिक रूप से प्रस्तुत करने और सोचने की स्वीकृति देता है। तो बताइए ऑप्शन, उन्नयन, उन्नत, आयोजक, संहिता, उपकरण या स्कीमा या स्कीमें। तो स्कीमा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर अधिकतर बच्चे दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में विशेष कठिनाई महसूस करते हैं? यानी दूसरों के दृष्टिकोण को, यानी दूसरों की बातों को समझने में उनको कठिनाई होती है। तो बताइए किस अवस्था में होगा? कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए सभी लोग कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आप सभी लोग कमेंट करिए क्या इसका राइट आंसर होगा। पहला ऑप्शन है उत्तर पारंपरिक, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है कि बच्चे दूसरे के दृष्टिकोण को समझने में उनको क्या होती है? कठिनाई होती है। अगला क्वेश्चन, लेव वायगोत्स्की की, देखिए जब भी आप लेव वायगोत्स्की का क्वेश्चन आए तो आप उसके लिए मैं आपको पासवर्ड बता रहा हूं। एक तो ZPD आप याद रखो, ये इन्हीं से संबंधित है। एक सामाजिक पासवर्ड है, सामाजिक और सांस्कृतिक, और सांस्कृतिक। जहां आपको सामाजिक और सांस्कृतिक दिख जाए आप उस ऑप्शन पे आंख बंद करके टिक लगा दीजिए। दावे के साथ कहता हूं कि एकदम करेक्ट आंसर होगा आपका। अब ऑप्शन पे आइए। पहला है क्वेश्चन क्या है? लेव वायगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास डॉट का उत्पाद है। संज्ञानात्मक विकास किसका उत्पाद है? पहला आनुवांशिक स्वभाव का। अभी बताया सीटेट का एग्जाम तो केवल शब्द हटा दीजिए, वो तुरंत ऑप्शन हटा दीजिए वहां से। दूसरा ऑप्शन है सामाजिक संपर्कता, इसके बाद अस्मिता निर्माण। अभी हमने क्या कहा आपको कि सामाजिक और सांस्कृतिक। जब भी आप लेव वायगोत्स्की की बात हो तो बस ये दो बातें आप याद रखिए, एक सामाजिक और सांस्कृतिक। तो यहां पर सामाजिक आ गया, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसका मानना है कि मानवीय गतिविधियां सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से में विकसित होती हैं और उन परिप्रेक्ष्य से हटकर उन्हें समझा नहीं जा सकता है? अब देखिए सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से विकसित होती हैं, और सांस्कृतिक शब्द के बारे में अभी हमने आपको बताया था पासवर्ड कि सामाजिक और सांस्कृतिक जहां पर दिखे तो आप किस पर टिक लगाएंगे? लेव वायगोत्स्की पे, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण पर बच्चों के नैतिक तर्क दंड से बचने हेतु आज्ञाकारी होने पर आधारित होते हैं? आज्ञाकारी होने पर आधारित होते हैं, यानी बच्चे को दंड से बचना है। तो पहली अवस्था में अगर हम बात करें, पहला कौन सा स्तर होता है बताइए? क्वेश्चन नंबर 8 के लिए पहले आप कमेंट करिए। तो पहला हमारा क्या होता है? पूर्व परंपरागत स्तर। इसको दो भागों में बांटा गया है, एक आज्ञाकारिता और सजा, और एक होता है आत्म अभिरुचि एवं प्रतिफल। तो आज्ञाकारी और सजा यानी बच्चे को दंड से भय है कि अगर मैं अपने छोटे भाई को चॉकलेट नहीं दूंगा तो मेरे पिताजी मुझको मारेंगे। तो किस से संबंधित है? यानी आप पहली अवस्था यानी पूर्व परंपरागत स्तर, 4 से 10 वर्ष इसका क्या होता है? टाइम पीरियड। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक संरचनावादी अध्यापिका की विशेषता है? कैसी संरचनावादी? कैसी विशेषता बतानी है? संरचनावादी यानी कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचर। पहला ऑप्शन है बहुत अमूर्त विचारों,
बहुत अमूर्त विचारों, तो यहाँ पर देखिए बहुत शब्द भी एक निगेटिव सेंस डालता है। पाठ तैयार करना ये गलत हो जाएगा। अकेले हल करना ये भी गलत होगा। अधिगम का मूल्यांकन अर्धकालीन परीक्षाओं के आधार पर, सिर्फ और सिर्फ परीक्षाओं के आधार पर, ये भी गलत होगा। ऑप्शन नंबर डी, ऐसी गतिविधियां आयोजित करना जिससे विद्यार्थियों की अवधारणाओं को चुनौती मिले, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, होवर्ड गार्डनर ने अपने बहुबुद्धि सिद्धांत में निम्न में से किस बुद्धि प्रकार को शामिल नहीं किया है। तो अब बात आ गई होवर्ड गार्डनर की। तो होवर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि विकसित की है। कौन से 8 प्रकार हैं? भाषाई बुद्धि, सांगीतिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, अंतरावैयक्तिक बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, दैहिक क्रियात्मक बुद्धि और अंतरावैयक्तिक बुद्धि और प्राकृतिक बुद्धि। अब बताइए किसको शामिल नहीं किया है, किसको शामिल नहीं किया है? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि शामिल है, स्थानीय बुद्धि भी शामिल है और प्राकृतिक बुद्धि भी शामिल है। क्या बोधन बुद्धि शामिल है? ये नहीं शामिल है ना। तो हमारा क्या राइट आंसर होगा? हमारा, क्योंकि हमको बताना है कौन शामिल नहीं है, इसलिए जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन है जब शुरुआत में कोई विद्यार्थी किसी समस्या को हल नहीं कर पा रहा हो तो अध्यापिका को उसे बोल बोलकर सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रोत्साहित करना चाहिए, एक देखिए सीटेट के एग्जाम में प्रोत्साहित करना का मतलब एक पॉजिटिव वर्ड होता है। प्रोत्साहित करने का क्या मतलब हुआ कि एक पॉजिटिव वर्ड होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा, एकदम करेक्ट। तर्क क्या है? मौखिकीकरण और बोल बोल कर सोचने विचारों को क्रमित करता है और दी गई समस्या का हल ढूंढने के लिए मदद करता है। समस्या का हल ढूंढ रहा, यानी बालक स्वयं करके सीख रहा। इसलिए ऑप्शन नंबर यानी तर्क भी सही है, यानी कथन और तर्क दोनों सही हैं। इसलिए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि अब जेंडर रूढ़िवादिता को यानी लैंगिक पूर्वाग्रह को हमको रोकना है, यानी भेदभाव को खत्म करना है। भेदभाव कैसा? जैसे बोला जाता है लड़कियों को केवल पिंक कलर पसंद है और लड़के को रेड कलर या नीला कलर पसंद है, लड़कियां ही केवल खाना बना सकती हैं, लड़के ही केवल क्रिकेट खेल सकते हैं। तो ये शब्द जो हैं ये लैंगिक पूर्वाग्रह या लैंगिक रूढ़िबद्धता को दर्शाते हैं। हमको बताना है कि किसके द्वारा हम इसको रोक सकते हैं, यानी ऐसा सेंटेंस आपको देखना है जिसमें लैंगिक समानता की ओर क्या किया जाए, लैंगिक समानता की ओर प्रमोट किया जाए। पहला, अंतर जेंडर पारस्परिकता को प्रतिबंध किया जाए। बताइए, प्रतिबंध किया जाए सही होगा? तो प्रतिबंध अंतर जेंडर, तो ये तो गलत हो जाएगा। अगला, जेंडर भेदभाव चर्चा करने से बचा जाए, ये भी गलत है। चर्चा तो करनी चाहिए ना, उसके लिए मंच अलग से ही खुले मंच पर चर्चा करनी चाहिए। सी ऑप्शन, ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं जो उन रूढ़िवादियों को चुनौती दे। और चौथा ऑप्शन, रोजमर्रा की गतिविधियों द्वारा जेंडर पक्षपात किया जाए, ये भी गलत। यानी ऑप्शन नंबर सी, ऐसे उदाहरण पेश किए जाएं जो उन रूढ़िवादों को चुनौती दें। उन रूढ़िवादों को क्या दें? चुनौती दें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक अध्यापिका के तौर पर आप अपनी कक्षा में मौजूद व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अपनाने के लिए निम्न में से क्या करेंगे या क्या करोगे? तो व्यक्तिगत विभिन्नता है, हर प्रकार का बालक है
और उसको अपनाना है तो आप बताइए क्या करेंगे। पहला ऑप्शन मिश्रित योग्यता समूह बनाएंगे। दूसरा ऑप्शन पाठ्यक्रम को समृद्ध करना। तीसरा ऑप्शन अध्यापन के बाल केंद्रित तरीके अपनाना। या चौथा विद्यार्थियों का नामकरण करना। कमेंट करिए इस क्वेश्चन के लिए, आप सभी लोग आंसर कमेंट करिए क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आप सभी लोग कमेंट करिए। तो देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अपनाने के लिए आप क्या करेंगे? पाठ्यक्रम को समृद्ध करना और मिश्रित योग्यता समूह बनाना, अध्यापन के बाल केंद्रित तरीके को भी अपनाना, लेकिन विद्यार्थियों का नामकरण करना ये गलत है। यानी फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, यानी ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक सोच को, कैसी सोच है? क्रिटिकल थिंकिंग, यानी समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए क्या जरूरी है? कक्षा में चर्चा और बहस को टाला जाए, ये निगेटिव टैग वर्ड है, टाला जाए। विद्यार्थियों को चिंतन का समय दिया जाए, और आगे देखिए, रट कर याद करने के बल दिया जाए, ये भी निगेटिव टैग वर्ड है। विद्यार्थियों को सहयोगात्मक कार्य देने से बचा जाए, ये भी टैग वर्ड है। अब देखिए, टैग वर्ड के द्वारा ही आपने इसको सॉल्व कर लिया, यानी ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों को चिंतन का समय दिया जाए। अगला क्वेश्चन, अधिगम हेतु मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए? अधिगम हेतु जो मूल्यांकन हो वो कैसा? परीक्षा केंद्रित तो होना नहीं चाहिए। टैग वर्ड में आपको बताया हुआ है। जो भी मेरे नए साथी इस वीडियो को देख रहे हो, तो मैंने टैग वर्ड से रिलेटेड एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप लोग जाकर देख सकते हैं, जिसमें आपको काफ़ी उससे हेल्प मिलेगी। दूसरा ऑप्शन है मानदंड संदर्भित। अब देखिए, अधिगम हेतु मूल्यांकन हो रहा तो किसका? रचनात्मक मूल्यांकन, यानी रचनात्मक प्रकार का होना चाहिए। सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आप लोग कमेंट करिए। विभिन्न संजातीय समूहों से संबंधित विद्यार्थियों से युक्त कक्षा में एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? विभिन्न सजातीय समूहों से संबंधित विद्यार्थियों से युक्त कक्षा है, विद्यार्थियों को समान सजाती के आधार पर वर्गीकृत कर देना चाहिए। ऐसी चर्चाएं सुसाधित करनी चाहिए जिनसे विविधता के प्रति स्वीकृति और सम्मान पैदा हो। सी ऑप्शन है प्रभुत्ववादी संस्कृति पर आधारित मानकीकृत पाठ्यक्रम के आधार पर पढ़ाना, यानी पाठ्यक्रम के आधार पर पढ़ाना, तो ये तो गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर कोई ध्यान न देना, ये भी गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड बताइए कौन सा? अब यहाँ पर पहले ऑप्शन में क्या बोला गया है कि विद्यार्थियों को समान सजातियों के आधार पर बस वर्गीकृत कर देना, इसलिए ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी, ऐसी चर्चाएं सुसाधित करनी चाहिए जिनसे विविधता के प्रति स्वीकृति और सम्मान पैदा हो, यानी सम्मान देना। तो जैसे आप टैग वर्ड में देखेंगे उसमें इन चीज़ों को मैंने उठाया हुआ है, तो ये एक पॉजिटिव टैग वर्ड है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17, आपका स्कूल विभिन्न सुविधाओं की पहुंच पाने के लिए सीढ़ियों, दरवाजों और दूसरे वास्तुकला संबंधित स्वरूप द्वारा पैदा की गई बाधाओं को दूर करने के लिए अपनी आधारभूत संरचनाओं में सुधार कर रहा है। ऐसा करके स्कूल प्रोत्साहित कर रहा है, किसको प्रोत्साहित कर रहा है? जब भी सुधार की बात हो कि किसी चीज़ में क्या किया जाए, सुधार किया जाए, तो वो सभी किससे रिलेटेड होता है? समावेशन से, यानी इंक्लूजन से, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्षीण दृष्टि से, क्षीण मतलब बच्चा कम देख पा रहा है, जूझते विद्यार्थियों के समायोजन हेतु एक अध्यापक को
क्या देने से बचना चाहिए, क्या देने से बचना चाहिए? 10 अव्यवस्थित नोट्स देने से बचना चाहिए। आवर्धक लेंस देंगे तो उसके लिए तो फायदा होगा, तो ये पॉजिटिव अप्रोच को बढ़ावा देगा। बड़े आकार की छपी पाठ्य पुस्तकें देंगे तो भी उसको दिखाई देगा, मतलब बड़े आकार की अगर होंगी। स्पर्शनीय मानचित्र और आलेख, यानी स्पर्श करके छू के भी देखेगा तब भी वो चीज़ें को समझ पाएगा। लेकिन 10 अव्यवस्थित नोट्स जो होंगे वो देने से क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19, अवधान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता, विकार से जूझते विद्यार्थियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, उन्हें किसी एक कार्य में लंबे समय तक एकाग्र रहने में अक्सर मुश्किलें होती हैं। ये बात तो सही है, मुश्किलें होती हैं उनको। वे अक्सर वस्तुओं को कुलबुलाते रहते और बेचैन दिखते हैं। ये भी सही है। वे किसी कार्य पर काम करने के लिए आसानी से विचलित हो जाते हैं। ये भी सही है। डी ऑप्शन, उनकी काफ़ी लंबी और स्थिर अवधान अवधि होती है, तो यही गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी गलत है। लेकिन हमको क्या बताना है, हमको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, एक स्कूल में एक प्रतिभावान विद्यार्थी को कुछ श्रेणियों को छोड़कर सीधे उच्च श्रेणी में प्रमोट कर दिया जाता है। प्रतिभावान विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए इस स्कूल में किस उपागम का इस्तेमाल किया गया? त्वरण का, समृद्धिकरण का, प्रोत्साहन का या संश्लेषण का? कमेंट करिए इसके लिए आप सभी लोग। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी त्वरण। अगला क्वेश्चन, अर्थपूर्ण अधिगम हेतु कक्षा में ऐसी संस्कृति विकसित करनी चाहिए जहां विद्यार्थियों को किसके अत्यधिक अवसर मिले? बताइए। एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा, ये तो निगेटिव वर्ड हो जाएगा। ज्ञान का निर्माण करने, ठीक है। रट कर याद करना, ये तो निगेटिव है। निष्क्रिय होना, ये भी निगेटिव, यानी ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान का निर्माण करने के अत्यधिक अवसर मिले। क्वेश्चन नंबर 22, विद्यार्थियों को क्या बनने के लिए सुसाधित करना चाहिए? बताइए। स्वतंत्र विचारक बनने के लिए, आश्रित अधिगमकर्ता बनने के लिए, निष्क्रिय अनुकरणकर्ता बनने के लिए या उच्च श्रेणी के प्रतिद्वंदी बनने के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बालक को स्वतंत्र विचारक बनने के लिए सुसाधित करना चाहिए। यानी बालक अपनी जो विचार हैं उनको क्या कर सके, टीचर्स के सामने या लोगों के सामने व्यक्त कर पाए। अगला क्वेश्चन, कथन दिया गया है, शुरुआती उम्र से ही हमारा मस्तिष्क वास्तविक सांसारिक परिवेश से जुड़ी विषय वस्तु को सीखने में सक्षम होता है। बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर विद्यालयों को अमूर्त विषय वस्तु और पुस्तकीय अधिगम पर बल देना चाहिए। पुस्तकीय अधिगम पर बल देना चाहिए, इसलिए ये तो गलत हो जाएगा। तो इसका क्या राइट होगा? कथन सही है लेकिन तर्क गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, अत्यधिक अधिगम प्रभावशाली होता है जब, बताइए अधिगम जो है वो प्रभावशाली कब होगा? जब विषय वस्तु अधिक जटिल होगी तब प्रभावशाली होगा। ये तो गलत हो जाएगा। अध्यापक के शिक्षा शास्त्र व्यवहारात्मक हो, अधिगम लक्ष्य परीक्षा केंद्रित हो या अधिगम का स्वभाव प्रयोगात्मक हो। अब यहाँ पर अधिगम का स्वभाव कैसा है? प्रयोगात्मक है, यानी बच्चा जो है वो एक्सपेरिमेंट करेगा, खुद से करके सीखेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रीना एक दी गई समस्या के समाधान हेतु उस समस्या से मिलती जुलती समस्याओं को
उद्धृत कर रही है। वह निम्न में से किस समस्या समाधान युक्ति का इस्तेमाल कर रही है? पहला, निगमन परीक्षण, दूसरा अनुपूरक सोच, तीसरा प्रकार्यात्मक स्थिरता, चौथा है स्मृति सहायक विधियां। रीना क्या कर रही? समस्या के समाधान हेतु उस समस्या से मिलती जुलती समस्याओं को उद्धृत कर रही, यानी उनकी पहचान कर रही। तो ये किसको, किस सोच को या किस समस्या समाधान युक्ति का इस्तेमाल कर रही? यानी अनुपूरक सोच का। अगला क्वेश्चन, कथन दिया गया है एक अध्यापिका को विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों पर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। तो ये तो गलत हो जाएगा। त्रुटियों का अधिगम प्रक्रिया में कोई महत्व नहीं है, ये भी गलत है, क्योंकि जब तक बालक त्रुटि नहीं करेगा तब तक बालक कैसे सीखेगा। आप ऑप्शन पे नजर डालिए, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ना तो ए सही है और ना ही आर सही है। एक मिनट, इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है विद्यालयों को पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों की भावनात्मक स्थिति को अनदेखा करना चाहिए। आप देखिए, ये खुद आप देख लीजिए निगेटिव सेंस दे रहा कि नहीं, अनदेखा कर देना चाहिए। दूसरा ऑप्शन, विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ को अनदेखा करना चाहिए, ये भी गलत। तीसरा ऑप्शन, विद्यार्थियों की सामाजिक संदर्भ के प्रति विचारशील होना चाहिए और नए ज्ञान के निर्माण को अनदेखा करना। चौथा ऑप्शन, विद्यार्थी की भावात्मक स्थिति के प्रति विचारशील होना चाहिए और नए ज्ञान के निर्माण पर ध्यान देना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अधिगम असहायता से जूझते विद्यार्थी योग्यता का ऐसा दृष्टिकोण रखते हैं जिसमें मेहनत करके योग्यता में बढ़ावा नहीं किया जा सकता है। योग्यता के प्रति ऐसा दृष्टिकोण क्या कहलाता है? पहला, एकल सत्व दृष्टिकोण कहलाता है, वार्धिक दृष्टिकोण कहलाता है, प्रवीणता उन्मुखी दृष्टिकोण कहलाता है, या अधिगम आशावादी दृष्टिकोण कहलाता है। कमेंट करिए आप। क्वेश्चन नंबर 28 के लिए आप सभी लोग कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 28 का क्या आंसर होगा? तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एकल सत्व दृष्टिकोण कहलाता है। क्या कहलाता है? एकल सत्व दृष्टिकोण। अगला क्वेश्चन, अधिगम के लिए एक सहायक वातावरण पैदा करने हेतु महत्वपूर्ण है कि क्या महत्वपूर्ण है? विद्यार्थियों की रुचियों को अनदेखा कर देना, ये तो निगेटिव है। विभिन्न हिस्सेदारी जैसे कि माता पिता, अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच संप्रेषण पोषित करना, बहुत सख्त कठोर सत्तावादी अध्यापक, पढ़ाने के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी विभिन्न हिस्सेदारों जैसे कि माता पिता, अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच संप्रेषण पोषित करें। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सा कारक विद्यार्थियों के प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम में सहयोग नहीं करता है? बाल केंद्रित शिक्षा, ये तो सहयोग करती है। अधिगम की सार्वभौमिक रूपरेखा, ये भी सहयोग करती है। मानकीकृत पाठ्यक्रम, और चौथा है अध्यापक का संरचनावादी उपागम, ये भी सहयोग करता है। यानी मानकीकृत पाठ्यक्रम ये सहयोग नहीं करता, इसलिए हमको क्या बताना था कि कौन सहयोग नहीं करता, यानी ऑप्शन नंबर सी, मानकीकृत पाठ्यक्रम। तो दोस्तों ये सेशन यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने जो भी दोस्त हैं उन तक भी इस वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।